हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वह क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का यह सबसे लास्ट टॉपिक है। इससे पहले रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का और टॉपिक अगर आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब टॉपिक का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और एक बार अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉइल इरोजन। तो देखिए सॉइल इरोजन होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो कोई ये लैंड हो गया, कोई जमीन हो गया, इसी पे जो ये टॉप लेयर होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव कहने के मतलब यही लैंड में ये जो टॉप लेयर होता है इसी में फर्टिलिटी होता है। फर्टिलिटी होता है तो क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे प्लांट लगता है, तो इस फर्टिलिटी के कारण ही प्लांट ग्रो करता है। और जब होता है कि इसमें ये फर्टिलिटी जो होता है वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट करने के मतलब मान के चलिए यहाँ पे बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, तो ये जो एक्टिव लेयर है वो क्या हुआ, यहाँ एक्टिव लेयर पानी के साथ घुल करके बह गया, या तो फिर ये एक्टिव लेयर खराब हो गया। तो जब ये खराब हो जाता है या वॉश आउट हो जाता है तो मिट्टी क्या हो जाता है, अनफर्टाइल हो जाता है, मतलब इसका फर्टिलिटी लेस हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिस्ट्रॉयड और वॉश आउट एक्टिव लेयर ऑफ soil is called soil erosion। इरोजन। तो ये रहा सॉइल इरोजन का डिफिनेशन। तो सॉइल इरोजन होता कैसे है, मतलब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सॉइल किस तरह से डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके लिए दोनों जिम्मेवार है, एक नेचर भी जिम्मेदार है और एक ह्यूमन भी जिम्मेदार है। जब तक नेचर जिम्मेदार था तब तक सॉइल उतना ज़्यादा इरोड नहीं होता था, लेकिन जब से मानव भी इस पर इंटरफेयर करने लगा तब बहुत ज़्यादा इरोड होने लगा क्या, सॉइल। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिए मानव किस तरह से जिम्मेवार है और नेचर किस तरह से जिम्मेदार है। तो इसे रफ कर लेते हैं। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। कॉजेज में क्या हो जाएगा, एक माना हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, और इधर क्या हो जाएगा नेचुरल फोर्सेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कैसे सॉइल इरोड होता है, मतलब सॉइल का इरोजन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कैसे होता है। तो देखिए ह्यूमन क्या करता है, डिफोरेस्टेशन करता है। डिफोरेस्टेशन का कहने का मतलब क्या हुआ, जंगलों की कटाई करता है। जंगलों की कटाई करने से होता क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे कोई पेड़ लगा हुआ था, तब पेड़ लगा हुआ था तो यहाँ जो इसका रूट होता है वो क्या करता है, जो सॉइल होता है उसको पकड़ के रखता है। और जब यहाँ से पेड़ कट जाता है तो ये क्या होता है, सॉइल हो जाता है, सो लूज हो जाता है। लूज हो जाता है मतलब इसको कोई पकड़ के रखने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अब चाहे तो रेनफॉल हो चाहे तो विंड के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से क्या होता है ये सॉइल जो होता है सो इरोड होने लगता है। मान के चलिए यहाँ पे वाटर का फ्लो हुआ, वाटर का फ्लो मतलब रेनफॉल हुआ, तो क्या होता है यहाँ पे कोई पकड़ने वाला है नहीं मिट्टी को, तो ये वॉश आउट हो जाता है, मतलब इस पानी के साथ क्या होता है, बह जाता है। इससे क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। तो पहला रीजन देखिए हम लोग डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने का मतलब अगर हम कोई भी पेड़ की कटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ का कटाई करते हैं तो क्या होता है, उससे सॉइल इरोड हो जाता है। तो सबसे पहले देखें डिफोरेस्टेशन। उसके बाद होता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग करने का मतलब अगर कोई भी
लैंड हो गया, मान के चलिए ये लैंड है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रेज करवा रहे हैं। ग्रेज मतलब क्या होता है कि जानवरों को चरने के लिए हम छोड़ दिए उस लैंड पे, तो क्या होता है जानवर जब चरती है ना, तो यहाँ पे जो होता है कोई मान के चलिए या ग्रास हो गया, तो ग्रास को क्या करता है, ऐसा पकड़ के खींचता है कि यहाँ से जो रूट होता है जमीन के अंदर, वो रूट भी बाहर आ जाता है, और इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होता है वही फिर वही हाल, मतलब क्या होता है कि ये लूज हो जाता है, फिर वही वॉश आउट हो जाता है, या फिर विंड चलता है, तेज से विंड चलता है तो उसमें भी सॉइल हो जाता है, से उड़ने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग के वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग के बाद एक और होता है माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कहीं से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है। खनिज पदार्थ कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब घर बनाने का जो काम होता है, बिल्डिंग को जो बनाया जाता है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, सैंड चाहिए। तो सैंड कहाँ से आता है, जमीन के अंदर से ही ना आता है, जमीन से ही ना निकलता है। तो वहाँ से हम अगर जमीन से निकाल लिए सैंड, इससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोड हो रहा है। तो थर्ड रीजन हम क्या देख सकते हैं, माइनिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फोर्थ रीजन क्या देख सकते हैं, डिफेक्टिव फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन। डिफेक्टिव फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन करने का मतलब कल्टीवेशन जो होता है वो करने का, कल्टीवेशन उगाने का खराब तरीका। मान के चलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का हम यूज कर दे रहे, उससे भी क्या होता है, उससे भी जो होता है लैंड इरोड होता है, मतलब सॉइल इरोड होता है। मतलब क्या हो गया, फोर्थ रीजन हम बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि डिफेक्टिव फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन। फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन, या तो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड सीधा, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। अब देखते हैं कि नेचुरल फोर्सेस, नेचर के द्वारा किस तरह से सॉइल को इरोड किया जाता था। इसमें मेनली 3 नेचुरल फोर्सेस है। पहला विंड के द्वारा, सेकेंड हो गया वाटर के द्वारा, और थर्ड हो गया ग्लेशियर के द्वारा। अब देखिए विंड के द्वारा कैसे इरोड होता है, वाटर के द्वारा कैसे इरोड होता है, और ग्लेशियर के द्वारा कैसे इरोड होता है। देखिए कि इमेज दिख रहा होगा, इमेज में क्या दिख रहा है कि एक लैंड है, वहां पे क्या हो रहा है, विंड का फ्लो हो रहा है, और विंड का फ्लो होने से क्या हो रहा है, जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। मतलब सॉइल यहाँ से उठ करके कहीं और चल जा रहा है। उससे क्या होता है कि मान के चलिए ये लैंड है, यहाँ पे एक्टिव लेयर था, और क्या हुआ, हवा की वजह से, ज़्यादातर ये समर सीजन में देखा जाता है, हवा की वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो सॉइल है उड़ करके कहीं और चल गया। तो यहाँ क्या हो गया, सॉइल का जो एक्टिव लेयर था वो क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। वॉश आउट तो हुआ नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। दूसरा रीजन हम लोग देखें वाटर, वाटर से कैसे होता है, तो देखिए वाटर का जब रेनफॉल होता है, और रेनफॉल होने की वजह से वाटर जब तीव्र गति से बहती है, जब फ्लो इसका स्पीड होता है, तो क्या होता है, सॉइल भी अपने साथ ले जाता है, और सॉइल जब अपने साथ ले जाएगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, सॉइल खराब हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो अब सॉइल बच रहा है वो क्या हो रहा है, लेस फर्टाइल वाला बच रहा है। एक्टिव लेयर जो था, मतलब जो फर्टाइल वाला था, तो साथ में क्या हो जा रहा है, बह के चल जा रहा है। और थर्ड था ग्लेशियर। अब ग्लेशियर से देखते कि कैसे इरोड होता है। तो ग्लेशियर किसे बोला जाता है, ग्लेशियर मतलब जो बर्फ होता है, तो कोई माउंटेन हो गया, इस पर क्या जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ, बर्फ दबा हुआ है। तो बर्फ दबता है तो यहाँ पे क्या है, बर्फ के नीचे क्या है, सॉइल है। अब जब बर्फ दबा हुआ है तो सॉइल क्या होता है, सॉइल यहाँ पे दबा हुआ है, तो वो सॉइल क्या हो जा रहा है, इरोड होते जा रहा है, इरोजन हो जा रहा है। मतलब सॉइल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। या तो फिर मान के चलिए यहाँ से बर्फ का टुकड़ा एगो टूट करके गिर गया, और बर्फ का टुकड़ा जब टूटती है ना, तो बड़ा बड़ा पहाड़ को भी तोड़ देती है, तो मिट्टी कैसे नहीं इरोड होगा। तो इसके वजह से भी मिट्टी क्या होता है, विरोड होता है। तो ये था सॉइल इरोजन। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक पॉइंट हम लोग को और जानना होता है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि विंड के द्वारा अगर इरोड होता है तो उसे क्या बोला जाता है, वाटर के द्वारा अगर इरोड होता है तो उसे क्या बोला जाता है। तो इसे हम एक साइड रफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाटर के द्वारा जब सॉइल इरोजन होता है तो उसे क्या बोला जाता है।
तो देखिए कि इमेज दिख रहा होगा, उसमें क्या दिखाया गया कि वाटर का फ्लो से, मतलब रनिंग वाटर के द्वारा क्या हुआ कि एक लैंड था और लैंड से क्या हुआ, यहाँ का जो मिट्टी था वो वाटर के साथ क्या हो गया, बह करके चला गया। तो इस तरह से जब बह करके चला जाता है तो उस तरह का जो फिगर बनता है, जो इमेज बनता है, उसे क्या बोला जाता है, गुलीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुलीज। तो एक नंबर का क्वेश्चन में आता है कि गुलीज क्या है। तो गुलीज क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो होने से क्या होता है, सॉइल जो है सो इरोड हो जाता है, और जिस तरह से इरोड हुआ है उसे क्या बोला जाता है, गुलीज बोला जाता है। और अब जब ये गुलीज को क्या बोला जाता है, बैडलैंड बोला जाता है। बैडलैंड कहने का मतलब ये क्या है, अब इसमें कोई चीज़ उगा नहीं सकते हैं, ये हो गया क्या, एक बैडलैंड हो गया, मतलब खराब जमीन हो गया। और यही बैडलैंड को जो चंबल वाला रीजन है, चंबल बेसिन है, चंबल बेसिन कहने का मतलब जहाँ पे आप एक मूवी देखे होंगे जहाँ पे दिखाया जाता होगा कि चंबल का डाकू सबको दिखाया जाता है, वहाँ के चंबल का डाकुओं के नाम से फेमस है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह का बहुत गहरा गहरा चंबल बेसिन में क्या हो गया है कि गलीज का निर्माण हो गया। जैसे एक इमेज दिख रहा होगा, देखिए वहाँ पे बहुत सारा गलीज का इस तरह और बहुत गहरा गहरा गलीज का निर्माण हुआ। जैसे मूवी में दिखाता होगा कोई गली में जैसे घोड़ा लेकर के दौड़ रहा होता है, तो वो क्या है, चंबल का ही इमेज होता है। तो वहाँ पे जो बैडलैंड होता है उसे जब चंबल में क्या बोला जाता है, चंबल बेसिन में यही गुलीज को क्या बोला जाता है, रेवाइन बोला जाता है, रेवेंस बोला जाता है। तो देखिए वाटर से किस तरह का जो इरोड होता है वो क्या बोला जाता है, सबसे पहले गलीज का निर्माण होता है, गलीज का फॉर्मेशन होता है, और यह गलीज हो जाता है सो बैडलैंड होता है। और यही बैडलैंड को क्या बोला जाता है, चंबल बेसिन में इसे रेवाइन के नाम से जाना जाता है। एक तरह से हुआ, और एक तरह से और वाटर का जब इरोड होता है, मतलब वाटर यहाँ तो देखिए एक गलीज के रूप में वाटर का इरोड हुआ, मतलब वाटर नहीं, ये लैंड का इरोड हुआ। लेकिन वही वाटर के द्वारा जब पूरा सीट करने के मतलब पूरा सॉइल ही, सॉइल का एक्टिव लेयर पूरा का पूरा इरोड हो जाता है, उसे बोला जाता है सीट इरोजन। क्या बोला जाता है, सीट इरोजन। तो सीट इरोजन क्या होता है, मतलब वाटर के द्वारा जब पूरा लैंड का एक सीट एक्टिव लेयर जो होता है पूरा वॉश आउट हो जाता है तो उसे बोला जाता है सीट इरोजन। और जब विंड के द्वारा इरोजन हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, विंड इरोजन। तो ये था वाटर के द्वारा जब इरोड होता है तो उसे गलीज का निर्माण होता है, चंबल बेसिन में से रिवाइन बोला जाता है। और यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे होता है क्या, एक सीट इरोजन। सीट इरोजन करने का मतलब वहाँ पे जो होता है एक्टिव लेयर पूरा का पूरा क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। और या विंड के द्वारा जब होता है उसे क्या बोला जाता है, विंड इरोजन। तो ये था सॉइल इरोजन। अब हम लोग समझते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। मतलब ये जब इरोड हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब सॉइल खराब हो रहा है, तो इसे हम किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर नहीं बचाइएगा तो सॉइल इरोड हो जाएगा, तो हमें क्या होगा कि बचाना होगा, सॉइल को कंजर्व करना होगा। तो सॉइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, तो जो इसके किसके वजह से, जिसके वजह से ये खराब हो रहा था उसी को हम लोग रेगुलेट करेंगे। पहला मान के चलिए, देखिए यहाँ पे होता है कि सॉइल इरोजन कहने के मतलब सॉइल क्या होता है, सॉइल वॉश आउट हो जाते रहता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वॉश आउट होने से बचाएंगे। एक्टिव लेयर जो खराब होते रहता है उसको खराब होने से बचाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो वो रीजन है जिसे ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो सॉइल इरोजन होता था उसे तो ह्यूमन ही कंट्रोल कर सकता है। जैसे डिफॉरेस्टेशन था, डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रहा था, वहाँ पे हम लोग ये अफॉरेस्टेशन कर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन रुक सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा चराई, जहाँ चराया जा रहा था वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे ओवर ग्रेजिंग को। और जो डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड था वहाँ पे हम फार्मिंग मेथड अच्छा करेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि फार्मिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। फार्मिंग मेथड क्या कैसे करेंगे, तो देखिए 4 इसमें मेन है। एक टेरेस फार्मिंग होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, तो देखिए टेरेस फार्मिंग उसको बोलते हैं, देखिए एक इमेज दिख रहा होगा उसमें क्या दिखाया गया है कि ये क्या था, माउंटेन था, पहाड़ था। तो इसमें अगर आप खेती कीजिएगा, कल्टीवेशन कोई भी चीज़ का कीजिएगा तो यहाँ पे पानी रुकेगी नहीं। और यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा स्लोप है कि अगर मान के चलिए यहाँ से पानी बहती है तो क्या होता है, यहाँ का एक्टिव लेयर तो सब बर्बाद हो जाएगी, यहाँ पे एक्टिव लेयर जो है घुल जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यही माउंटेन को सीढ़ी के नुमा काट दिया जाता है ताकि यहाँ से जब पानी गिरे तो कुछ देर तक यहाँ ठहरे, क्या
कुछ देर तक यहाँ पे ठहरे, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे हम अब कुछ क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्रॉप कर सकते हैं। तो इसे क्या क्या बोला जाता है? टेरेस फार्मिंग। तो हम एक टेरेस फार्मिंग के द्वारा सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, सॉइल इरोड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे यहाँ तक जाती है तो क्या होता है? सॉइल का जो सॉइल नहीं, ये वाटर का जो फ्लो होता है वो क्या कैसा होता है? स्लो हो जाता है। तो इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्टूर प्लॉगिंग। काउंटर प्लगिंग मतलब क्या होता है? देखिए, काउंटर प्लगिंग भी वही चीज होता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये मान के चलिए स्लोप है, इसी तरह का मतलब ये जो होता है दोनों हिली रीजन में होता है। हिली रीजन कहने का मतलब जो माउंटेन वाला रीजन होता है वहीं पे ये टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लगिंग होता है। ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन चेंज क्या है कि देखिए यहाँ पे जो होता है क्या काउंटर प्लगिंग होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जो ये मान के चलिए स्लोप है तो यहाँ पे स्लोप है तो क्या किया जाता है? बीच बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो इस गड्ढा में पानी जो होता है सो थोड़ा देर रुक सके, उसके बाद बाहर निकल सके। तो इसे क्या बोला जाता है? काउंटर प्लगिंग। और जो क्रॉप उगाते हैं वो इस पे उगाते हैं, ताकि पूरा स्लोप में जाता तो क्या होता है? इरोड हो जाता है, लेकिन होता है कि पानी थोड़ा रुक कर जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? काउंटर प्लॉगिंग। एक और क्या होता है? तो एक होता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग क्या होता है? देखिए, स्ट्रिप फार्मिंग उसको बोला जाता है जब देखिए मान के चलिए यहाँ पे कोई हम क्रॉप उगाए तो यहाँ पे किसी और चीज़ का क्रॉप उगा देते हैं, यहाँ पे किसी और चीज़ का क्रॉप उगा देते हैं। इससे होता क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे विंड का फ्लो हो रहा है, विंड का फ्लो होने से मान के चलिए एक यहाँ पे कोई क्रॉप है, यहाँ पे कोई और क्रॉप, अलग क्रॉप हम उगाएं, यहाँ पे कोई अलग क्रॉप उगाएं। तो इससे होता क्या है कि वाटर का जो फ्लो है वह ब्रेक डाउन होते रहता है। मान के चलिए यहाँ से विंड का फ्लो हुआ, और विंड का फ्लो होने से क्या हुआ? यहाँ पे विंड का फ्लो हुआ तो इस प्लांट की वजह से थोड़ा सा क्या हुआ? इसका स्लो हुआ, मतलब विंड का जो फ्लो होने का जो रेट था, मतलब फ्लो हो रहा था, उसका स्पीड थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे दूसरा क्रॉप मिल गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या हुआ? विंड का फ्लो का रुकावट मिला, यहाँ पे और बड़ा है तो यहाँ पे भी विंड रुका। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप हम कर सकते हैं, एक ही क्रॉप ना करके यहाँ पे कुछ अलग क्रॉप करें, यहाँ पे कुछ अलग क्रॉप करें। इससे क्या होता है कि जो विंड का फ्लो है वो क्या होता है? धीरे होते रहता है। जैसे देखिए एक इमेज दिखाया गया है, उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के क्रॉप कर रहा है, उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो विंड का फ्लो है वो धीरे होते जा रहा है। एक और लास्ट है, उसके बोला जाता है क्या? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब होता क्या है कि मान के चलिए एक लैंड हो गया, यहाँ पे देखिए एक इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक लैंड हो गया, और लैंड का ये जो बाउंड्री होता है, मान के चलिए आपका ये ज़मीन है, आपका ज़मीन का कुछ बाउंड्री होगा, तो इस बाउंड्री पे आप क्या कीजिए कि कोई ना कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो कर दीजिए। छोटा सा प्लांट जो होता है, प्लांट ग्रो कर दीजिए, यहाँ पूरा प्लांट लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा कि देखिए विंड का भी फ्लो यहाँ पे धीरे हो जाएगा, विंड भी चलेगी तो इस प्लांट की वजह से इसका स्लो हो जाएगा स्पीड। और क्या होगा? मान के चलिए वाटर के द्वारा इरोड भी होता है, तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ आकर के सब सॉइल रुक ही जाएगी, सॉइल बह नहीं पाएगी। तो इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन होने से बचेगा, सॉइल इरोड नहीं होगा। तो ये था सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो एक बार फिर से हम लोग सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन को रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझे कि सॉइल इरोजन होता क्या है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल का जो एक्टिव लेयर होता है वो क्या होता है? वॉश आउट हो जाता है, या तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो जाता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो खराब हो जाता है, या तो फिर सॉइल का जो एक्टिव लेयर होता है वो वॉश आउट हो जाता है। इसी को सॉइल इरोजन बोला जाता है। और सॉइल इरोजन का लिए दो जिम्मेदार कारक है। पहला क्या? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मानव का परिणाम है, मानव के द्वारा भी सॉइल इरोजन होता है। दूसरा रीजन है नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कैसे होता है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने का मतलब जंगलों की जब कटाई किया जाता है तो क्या हो जाता है कि जंगल जो मतलब पेड़ जो होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, लेकिन जब हम उसे डिफोरेस्टेशन करके मतलब जंगल की कटाई करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाता है। इससे होता है कि या तो विंड या तो वाटर के द्वारा क्या होता है, टॉप लेयर जो होता है वो क्या होता है? वॉश आउट होते रहता है। तो इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होते रहता है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब जब जंगल में नहीं, जब कोई मतलब लैंड
लैंड में क्या होता है कि जानवर को हम चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो सब भी क्या करता है, ऐसा चरता है कि वहाँ से क्या होता है, जो ग्रास होता है उसको पूरा मिट्टी से ही बाहर निकाल देता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्टिव लेयर होता है उससे भी क्या होता है, वॉश आउट होते रहता है, क्योंकि अब वहाँ पकड़ के रखने वाला कोई है नहीं। दूसरा देखिए ओवर ग्रेजिंग। तीसरा देखिए माइनिंग या कंस्ट्रक्शन। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन करने का मतलब माइनिंग के द्वारा भी हम सॉइल को इरोड करते हैं। जैसे कहीं से हम माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ का मिट्टी को हम क्या कर रहे हैं, खोद करके सब बाहर निकाल दे रहे हैं। या तो फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सेंड चाहिए, तो सेंड कहाँ से ला रहे हैं, जमीन से ही ला रहे हैं, तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। या तो फिर डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड मान के चलिए हम बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी का यूज कर देते हैं, उससे भी क्या होता है, सॉइल खराब होते रहता है। तो ये था मानव का परिणाम, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा सॉइल इरोजन। अब देखते हैं कि हम लोग नेचुरल फोर्सेस के द्वारा कैसे होता है। नेचुरल फोर्सेस के द्वारा एक विंड हो जाता है, एक वाटर हो जाता है, एक ग्लेशियर हो जाता है। विंड कहने के मतलब जब कस के हवा चलती है या फिर विंड का जो फ्लो होता है वो हाई होता है, उससे क्या होता है, जो मिट्टी सूखा हुआ मिट्टी रहता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। वाटर के द्वारा कैसे होता है, तो वाटर के द्वारा जब रेनफॉल ज़्यादा होता है उससे क्या होता है, पानी के साथ लैंड जो होता है, सॉइल होता है, क्या होता है, बह करके चला जाता है, तो उससे भी इरोजन होता है। और क्या होता है, ग्लेशियर के द्वारा। ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, तो जो माउंटेन पे ग्लेशियर पाया जाता है वो कोई ज़मीन पे ही ना दबा हुआ रहता है, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि उस सॉइल पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। या तो फिर मान के चलिए जो ग्लेशियर होता है वो टूट गया, टूट करके कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो जब ग्लेशियर गिरती है ना तो बड़े बड़े पहाड़ को तीर देती है। तो मिट्टी क्या चीज़ है, मिट्टी को भी इरोड कर देती है। तो इस तरह से हम देखें कि सॉइल इरोजन हो रहा है। इसमें हम लोग देखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है, जैसे देखिए वाटर के द्वारा जब इरोड होता है, तो जब ये गली के नुमा जब इरोड होता है, मतलब गली बना दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है गलीज। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक सॉइल लैंड हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ वाटर का, और वाटर के फ्लो से होने से यहाँ पे एक गली का निर्माण हो गया। जैसे एक इमेज में दिख रहा होगा, गली का निर्माण हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है, गलीज। और यही गलीज को जो चंबल बेसिन में है उसे क्या बोला जाता है, वहाँ देखिए गलीज का निर्माण होता है, तो ये लैंड कैसा हो जाता है, बैड लैंड हो जाता है, मतलब लैंड खराब हो जाता है। और यही बैड लैंड को जो रेवैन बोला जाता है, कहाँ पे, तो चंबल बेसिन में। तो देखिए कि गलीज का निर्माण कैसे होता है, तो वाटर के फ्लो से होता है। या एक और होता है सीट इरोजन। सीट इरोजन कहने का मतलब जब पूरा एक्टिव लेयर वॉश आउट हो जाता है तो उसे बोला जाता है सीट इरोजन। अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है। सॉइल इरोड तो हो रहा है, इरोड हो रहा है, तो इसे हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, तो कंजर्व दो तरह से कर सकते हैं। पहला जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी था उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे वहाँ एफॉरेस्टेशन करेंगे, ओवर ग्रेजिंग को मैनेजमेंट करेंगे। इस तरह से हम लोग चरने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो रिप्लेनेस का टाइम मिल सके। और क्या कर सकते हैं कि माइनिंग एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और फार्मिंग मेथड को हम लोग कुछ सुधार सकते हैं। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड जो था वहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक होता है टेरेस फार्मिंग। जब यहाँ जो स्लोप होता है, जो होता है हिली रीजन होता है, वहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो सीढ़ी नुमा कर सकते हैं, ताकि पानी का जो फ्लो है वो कैसा हो सके, ठहर ठहर के आ सके। तो इस तरह से कर सकते हैं। काउंटर प्लॉगिंग होता है। काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है कि जो लैंड स्लोप होता है वहाँ पे कहीं कहीं गड्ढा कर देते हैं। दोनों सेम होता है, टेरिस फार्मिंग और काउंटर प्लॉगिंग, तो ये दोनों लगभग सेम होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रिप फार्मिंग, मतलब कुछ लैंड पे हम लोग कुछ अलग क्रॉप उगाएं, उसके बाद कुछ अलग क्रॉप उगाएं। उससे क्या होगा कि विंड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे रुकेगा। कहीं मान के चलिए छोटा क्रॉप है, कहीं बड़ा क्रॉप है, कहीं छोटा क्रॉप है, इससे विंड का फ्लो है वो क्या होगा, धीमा होगा। एक और कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट कहने का मतलब पूरा जो रीजन होता है, ये रीजन हो गया, यहाँ पूरा क्या कर दे, हम पेड़ लगा दे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शेल्टर बिल्ड करके सॉइल इरोजन होने से हम बचा सकते हैं। तो ये था सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।